हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत सिंह फिज़िक्स वर्ल्ड। तो आज की इस यूट्यूब में हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले पढ़ा तो नहीं दिया, मतलब उसकी मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो आपको डाल दी थी, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले वाली वीडियो भी मैंने आपको डाल दी थी। और पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक डिफ्रेंशिएशन पर वीडियो बनाई थी कि वाई वी यूज़ डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि बच्चे ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी टी बाई ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, पर वो होता क्यों है, हम क्यों 9th क्लास के फॉर्मूले 10th 11th क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। वो सब मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं इंटीग्रेशन पर यही चीज़ बताऊंगा कि इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डिफ्रेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसको आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन वाली। तो आप डिफ्रेंशिएशन वाली पहले देखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, बस कुछ ही फ़र्क है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के समझने में। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो हम पढ़ेंगे आज वाई इंटीग्रेशन। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूट्यूब पे डालते हैं या कहीं पर यूट्यूब पे जब डालते हैं वो, तो उनको वीडियोस जो मिलती हैं वो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th क्लास मैथमेटिक्स का भी पढ़ लेते हैं। तो उतना पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन आपको सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़नी है। इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है, एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपके मतलब टाइम इंटरवल जैसे आप कह सकते हैं वो डिफाइंड होते हैं, बट इनडेफिनेट में डिफाइंड नहीं होते। तो फिज़िक्स में हम जितने भी चीज कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हम डेफिनेट चीज़ों पर ही बात करेंगे। वो मैथमेटिक्स का होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बट हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, इनडेफिनेट नहीं पढ़ेंगे। तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन आखिरकार है क्या और इंटीग्रेशन हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही आपके माइंड में आ जाए वैसे आपको आ जाना चाहिए माइंड में कि इंटीग्रेटिंग ऑल द चेंजेस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से वही चीज़ आ गई है कि आपका ग्राफ बन जाता है। ग्राफ में आपकी वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। ये बात मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में बताई थी कि वाई एक्सेस में हम जनरली वही क्वांटिटीज़ लिखते हैं जो कि एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटीज़ है उन पर डिपेंड करें। तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन में हम जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में उन सबको हम ऐड कर देते हैं। मतलब हम एक तरीके से ग्राफ का एरिया निकालते हैं। जैसे कि आपका कोई भी ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन की तरह कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। चाहे ग्राफ आपका कांस्टेंट हो, मतलब स्लोप कांस्टेंट हो, चाहे स्लोप कांस्टेंट ना हो, हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिर से हम यहीं पे प्रेफर करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन को हम नॉन यूनिफॉर्मिटी वाले केस में प्रेफरेंस करते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन को भी हम इसी केस में प्रेफरेंस देते हैं। इस केस में इसलिए नहीं देते, कांस्टेंट वाले में इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पे आपकी रेगुलर फिगर्स बन जाती हैं। मतलब आपकी या तो आपका बन जाएगा ट्रायंगल या रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, या ऐसी ऐसी चीज़ें बन जाती है। तो उनका एरिया निकालना बहुत इजी होता है। बट इसमें आपका कभी ऐसा कर्व, कभी ऐसा कर्व, कभी ये कभी वो, तो उन सब चीज़ों का एरिया निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कर्व हो जाता है, इतना ज़्यादा कर्व हो जाता है कि कभी ऐसे जा रहा है पैराबोला, फिर ऐसे जा रहा है। तो उन सब चीज़ों का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम, क्योंकि सिंपल मेथड से काम चल जाता है, हम आराम से ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर या किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हम आराम से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि कर्व आ जाते हैं बहुत सारे, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते सिंपल मेथड से, इसलिए इंटीग्रेशन का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन कर हम यहाँ पर भी सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं। ठीक है, तो प्रेफर टू यूज़ इन नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन टू फाइंड द एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ एनी कर्व। किसी भी टाइप के कर्व का हम एरिया निकाल सकते हैं इन एनी टाइम इंटरवल। टाइम को मैंने यहाँ पे एक्स से भी डिनोट करा है कि ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो टाइम इंटरवल से ही आपको मतलब रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपको चीज़ें मिलेंगी ज़्यादातर। बट मैंने यहाँ पे एक्स भी लिख दिया कि एक्स के इंटरवल,
क्योंकि होता क्या है, आप जब कोई भी एरिया निकालोगे तो आप एक पॉइंट तक का ही एरिया निकालोगे ना। एक क्योंकि आपका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटरवल्स डिफाइंड होते हैं कि आपको x=1 से x=6 तक के बीच के जो इंटरवल है उनका जो ग्राफ बन रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक तरीके की डेफिनेशन है कि हम उन सब एरियाज़ को हम ऐड करते हैं जो कि उस फिक्स टाइम इंटरवल में, उस डेफिनेट टाइम इंटरवल या उस डेफिनेट एक्स इंटरवल, एक्स एक्सिस वाले इंटरवल में लाए करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कांस्टेंट ग्राफ। ये कांस्टेंट वाला ग्राफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वी टी ग्राफ है ये, और यहाँ पे जो आपका स्लोप है बिल्कुल कांस्टेंट है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? यहाँ पे आपका जवाब ना होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। अक्सर समझ जाते हैं वीटी ग्राफ में अगर ऐसा स्ट्रेट ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन, बट नो, दिस इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों बात में फ़र्क है, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, बट इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी जनरल बात होगी। इंटीग्रेशन में इसका क्या है, हेयर वी कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व समझ लीजिए आप, अंडर द कर्व एंड ऑल्सो द स्लोप इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका एरिया बड़ी आराम से पता चल जाएगा क्योंकि ये देखिए आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ तक आपको चीज़ें डिफाइंड है क्योंकि t=t मैंने लिख दिया, यहाँ पे t=5 भी हो सकता है, तो 0 से 5 हो गया। यहाँ आपकी जो वेलोसिटी हो गई वो आपकी मान लीजिए 5 हो गई, तो आप आराम से इसको एरिया को फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। कभी आपका मान लीजिए ऐसे वेलोसिटी जा रही है, ऐसे यहाँ से पैरेलल जा रही है, तो उस समय आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उस समय आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी एक तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो आप आराम से उन सब चीज़ों का आप निकाल सकते हैं एरिया। बट जब ग्राफ आ जाता है कुछ ऐसा, ये देख, ये ग्राफ थोड़ा अजीब है। ये क्या है, ये ऐसे जा रहा है, कभी पहले ऊपर जा रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं है। मतलब इसका एरिया फाइंड करना एकदम से नामुमकिन है। जैसे हम जिस सिंप्लिसिटी से हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इन सब का एरिया निकालते हैं, उस हिसाब से इसका एरिया निकालना बहुत ज़्यादा टफ है एक तरीके से। तो इसके लिए आइजैक न्यूटन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का डिस्कवरी की थी, या कैलकुलस को मतलब ड्राइव किया था, डिस्कवरी तो नहीं कह सकते, डिराइव किया था कैलकुलस को, इंटीग्रेशन को भी और डिफ्रेंशिएशन को भी। तो आइजैक न्यूटन ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे क्या है, स्लोप इज़ चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, स्लोप चेंज हो रहा है। देखिए स्लोप हर समय चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, फिर कभी ऊपर, स्लोप एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है। एरिया फाउंड नहीं किया जा सकता सिंपल मेथड से, जैसे कि हमने पहले देखा। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी समझ लीजिए आप डी है, वो एक फंक्शन हो गया, एफ एन मतलब फंक्शन टी का। ये जो आपका जो ये ग्राफ दिख रहा है ये फंक्शन है, एक तरीके का क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन में ये आपका क्या हो गया, ये टी पर डिपेंड कर रहा है कि ये डिपेंडिंग क्वांटिटी है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैंने एज्यूम करा है कि v=3t², ये मतलब 3t² का ग्राफ है ये। ठीक है, v=3t², y=3x², जैसे आप कह सकते हैं। तो ये v=3t² है। तो अब यहाँ पे हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम आइजैक न्यूटन ने क्या करा, उन्होंने ना इस के पूरे ग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटरवल्स आर डिफाइंड 0 से t=t, यहाँ तक उन्होंने बहुत छोटी 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 ना स्ट्रिप्स काट ली, इतनी छोटी कि मतलब दिखाई भी नहीं दे रही उनकी विड्थ। तभी उन्होंने उनका नाम दिया विड्थ को डी टी। ये तो मैंने फिर भी बहुत बड़ी विड्थ बना दी है, बट वो डी टी मतलब बहुत छोटी, इनफाइनाइट पेसिमल छोटी। ठीक है, तो ये डी टी है, ये डी टी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी। तो उन्होंने क्या करा ना, इन सब डी टी, देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, अगर आप इसको बहुत छोटा कर दोगे ना, तो ये जो इसका जो कर्व है ना, ये कर्व, ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा।
अगर आप एक कर्व को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं ना, तो वो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेता है। ये तो अभी आपको कर्व लग रहा होगा, बट अगर आप इसको और छोटा, इतना छोटा कर दोगे, तो ये क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो उन्होंने क्या करा ना, इसको एक रेक्टेंगल समझा, जिसकी जो है विड्थ dt होगी और उसकी हाइट क्या होगी? v होगी। उसकी हाइट क्या होगी? v होगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐड कर दिया डी टी वी डी टी वी डी टी वी डी टी वी डी टी, सारे वी डी टी बन जाएंगे यहाँ पे, वी डी टी वी डी टी वी डी टी, सब वी डी टीज़ को उन्होंने ऐड कर दिया। और कितने वी डी टी आए? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे वी डी टी लेने पड़ते हैं हमें। एक, आप कह सकते हो एक लाइन जितने वी डी टी भी हो सकते हैं, तो वो आप सबको वी डी टी लेने पड़ेंगे, और उससे आपका जो है पूरा पूरा आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और सब, जब आप उन सब एरियाज़ को ऐड कर दोगे, तो आपका पूरे का एरिया आ जाएगा। मतलब फिर से समझिए कि आपने इस पूरे को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों का आप इंडिविजुअली एरिया निकाल के उनको प्लस कर रहे हो, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की पूरी की पूरी डेरिवेशन है जो आइजैक न्यूटन ने दी। बहुत सारे फार्मूले हैं, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ फार्मूले जो आपके फिज़िक्स में इस्तेमाल होंगे उन्हीं को याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि इन सच अ केस, इस ऐसे केस में वी विल यूज़ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया बाय, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय एडिंग अप वेरी स्मॉल बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। बहुत छोटे हैं, इनकी विड्थ बहुत छोटी है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम ऐड कर देते हैं, उससे आपका आ जाता है सारा का सारा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो v था वो डिपेंड कर रहा था t पे, तो हमने यहाँ पे 3t² लगा दिया। अगर डिपेंड ना कर रहा होता, सीधा सीधा मतलब ऐसे होता, सीधा बिल्कुल बिल्कुल सीधा होता, तो हम आराम से निकाल लेते, बट ये डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, तो इसका इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, वी डी टी, हमने इंटरवल्स लिए 0 से t, तो वी डी टी, तो v की जगह हमने डाल दिया 3t²। देखिए ये बात ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे क्वांटिटी होती है ना dt, उसी के फंक्शन में यहाँ पे भी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो v है वो t के फंक्शन में है, हम t से ही उस t के रिस्पेक्ट में ही हम उसको इंटीग्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो होना चाहिए ना वो t का फंक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में भी आपका dx बाय dy होता है, सॉरी dy बाय dx होता है, तो y जो होता है वो x के ही फंक्शन में होता है। x के फंक्शन में आप समझ सकते हो x के टर्म्स में। ठीक है, x की उसमें टर्म्स होती है y = x², y = x² + 5x + 2, तो वो क्या होगा आपका, वो dy बाय dx जो y होगा आपका वो x की ही टर्म्स में होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ये v है ये x की ही टर्म्स में, और अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो वो जो v है वो t के फंक्शन में है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, 3t², क्योंकि यहाँ पे dt, अगर यहाँ पे ds होता, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता, तो यहाँ पे आपका s के टर्म्स में होना चाहिए था। अगर यहाँ पे जो भी आपकी वेरिएबल होगा वो भी वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन हो सकता है। सेम फॉर डिफरेंशिएशन, dy बाय dx होगा तो y आपका x की टर्म्स में होना चाहिए, ds बाय dt होगा तो s जो आपका t की टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद आपका रूल ये होता है कि आप 3 जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले जाइए, पावर को एक ऐड कर दीजिए। पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का, 2 + 1 3 अपॉन में 3, मतलब एक्स एन को, अगर हमें एक्स की पावर एन को अगर हमें इंटीग्रेट करना होता है तो एक्स n+1 अपॉन n+1, ये आपका पावर रूल होता है। मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मूला लिस्ट आपको दिखाई थी। बाकी आप यहाँ पे इंटरवल्स बाहर लिख दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको मतलब क्रॉस, मतलब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये कट जाएंगे। फिर टी की जगह यहाँ पे आप टी पुट कर दीजिए, t³ माइनस फिर करिए 0, टी की जगह 0 पुट करिए, पहले टी की जगह टी, फिर टी की जगह 0। ठीक है, फिर आपका t³ आ जाएगा, तो एरिया जो आपका आ गया t³ आ गया। तो t³ का मतलब क्या हो गया एरिया आने का, कि t की जो आप वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे ना, उस तरीके से आपके एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो t के क्यूब में आपका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते ना तो अलग आता, मतलब आपका अगर इंटरवल 1 to t होता है, यहाँ पे 0 से लेकर t तक, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे विद इन लिमिट्स 0 to t। ठीक है, t कुछ भी हो सकता है, बट हमने ये 0 यहाँ पे कर दिया है कि 0 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम 1 से शुरुआत कर रहे होते तो यहाँ 1 लिखते। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन का हो गया सारा सिस्टम। उसके बाद अगर आपके इंटीग्रेशन के फिजिक्स में फॉर्मूले ये सब आपके फिजिक्स में है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपका v dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी आपका a dt होता है, चेंज इन मोमेंटम आपका f dt होता है, और आपका जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये आपका इंटीग्रेशन लग जाएगी। उसके बाद आपका ये सब रोटेशनल मोशन में भी यूज़